कंडीशन मैं हूँ अब्बास खान। देखिए आज की वीडियो में जो ZTBL का सलेबस है, ठीक है, उसमें से जो इसका जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, जॉब रिलेटेड पार्ट, ठीक है ना। तो इसमें से आपसे जो सलेबस में गिवन है, जो कि OTS की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो इसमें से ये NPV है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट और इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है ना, ये इसमें 5 जो हिस्सा इसमें गिवन है, ठीक है। तो मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में ये मैंने कर लिया MCQs और सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में मैं आपको इस पार्ट जो है ना, आपका जो सलेबस है ZTBL का, जो कि OTS ने अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है, उसको मैं क्या करूँगा, इसको कवर करूँगा, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है, ठीक हो गया। और इसका पार्ट नंबर सेकेंड है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है, IRR है, ठीक है ना। वीडियो को आखिर तक देखिएगा पेशेंटली, ठीक है, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसको हम कहते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, इसकी जो एब्रिविएशन है, ठीक है। ये फिर ये क्या है, बेसिकली ये है कैपिटल बजटिंग टूल कहा जाता है, ठीक है ना। इसको क्या है, एक कैपिटल बजटिंग का क्या है, एक टूल है, ठीक है ना। ये एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कैपिटल बजटिंग क्या है डियर जी, मैं पहले बता चुका हूँ कि हम जो है ना वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है ना। जो कोई कंपनी होती है, ठीक है ना, जब वो कोई डिसीजन करती है रिगार्डिंग जो है ना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या इसको हम कह सकते हैं फिक्स्ड एसेट, ठीक है ना। और जो आपके फिक्स्ड एसेट होते हैं, फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं, जिसकी यूज़फुल लाइफ है मोर देन 1 ईयर होती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में जब कंपनी जो है ना या फर्म जो है ना वो डिसीजन मेकिंग करती है, तो क्या होता है, कैपिटल बजटिंग जो है ना वो कहलाती है, ठीक है। और ये क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ये कैपिटल बजटिंग का एक टूल है। तो आपसे MCQ में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ दी, ठीक है, इज द डैश टूल ऑफ, ठीक है, या इज द डैश टेक्निक ऑफ। तो आपने इसको क्या करना है, कैपिटल बजट के ऊपर आपने मैं टिक आपको कर बता देना दूं कि मेरे चैनल के ऊपर आपको बाकी कंटेंट जो है ना किस तरह मिलेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में जाना है, अपने चैनल का नाम टाइप करना है, ठीक है ना, फिर ये आपका चैनल का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो है ना चैनल नेम के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ये इसका मेन इंटरफेस आ गया, ठीक है। वीडियोज़ आ गई, प्लेलिस्ट आ गया, कम्युनिटी टैब, चैनल्स और ये अबाउट सेक्शन जो है ना वो आ गया, ठीक है। तो आपने किधर जाना है, अपने होम पे जाना वो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मेन प्लेलिस्ट जो है ना जिसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, ठीक है ना, वो आपको जो है ना वो नज़र आएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट वो है जिसके ऊपर आप जितने भी मैंने किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाए हैं वो सब आपको इसके प्लेलिस्ट में नज़र आ जाएंगे, ठीक है। ये ICSB गाइडेंस है, बेस्ट बुक्स और ऐप्स के नाम से, ठीक है ना। NTS टेस्ट प्रिपरेशन के ऊपर मैंने बनाई है, ठीक है ना, 2 वीडियोस बनाई हैं, ठीक है ना। इंग्लिश वोकैबुलरी के ऊपर मैंने 14 वीडियोस बनाई है। इंग्लिश नॉलेज के ऊपर मैंने 6 वीडियोस बनाई है। इंग्लिश ग्रामर है 10 वीडियोस है। फिर FBR इंटरव्यू प्रिपरेशन है, फिजिकल पॉलिसी एंड टैक्स रिफॉर्म्स है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ठीक है ना, फेडरल एक्साइज एक्ट है, फिर टैक्स सिस्टम रिफॉर्म्स है, ठीक है ना, और सेल टैक्स एक्ट है, अकाउंटिंग लेक्चर है, बाकी स्पेलिंग जो मिस्टेक्स है, ठीक है। तो ये कंटेंट इसके ऊपर मैंने लेक्चर बनाया। इसके अलावा मैंने मैथ्स के और मैथ्स है, बैंकिंग के बेसिक बैंकिंग क्वेश्चन है, और फाइनेंस के, इसके ऊपर इसका जो प्लेलिस्ट है अभी तक मैंने इसको अपडेट नहीं किया है। तो आपको जल्द जो है ना वो आपको जो है ना वो जैसे मैं अपडेट करूँगा वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा इस इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट आप इस तरह जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। आते हैं डेफिनेशन की तरफ, ठीक है ना, कि कैपिटल बजटिंग जो थोड़ी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इसकी क्या जो है ना डेफिनेशन है, ठीक है ना। आपसे जो MCQs है उसमें से आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हम कहते हैं कि इट इज़ अ कैपिटल बजटिंग टेक्निक, ठीक है। ऐसे क्या है, इट इज़ दी परसेंटेज, ये परसेंटेज की फॉर्म में हम क्या होता है वो हमें बताता है, ठीक है ना। ये किसकी डेफिनेशन है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, द परसेंटेज ऑफ रिटर्न दैट अ प्रोजेक्ट विद दैट अ प्रोजेक्ट, ठीक है ना, दैट अ प्रोजेक्ट विल जनरेट, that a project will generate within a period of time, ठीक है ना, within a period of टाइम, ठीक है ना। तो बेसिकली ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ये हमें परसेंटेज की फॉर्म में बताता है कि अगर कोई कंपनी कोई फर्म किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करे तो वो इससे कितना रिटर्न क्या अगर होगा करेगा वो मिलेगा, और रिटर्न किसकी सूरत में वो बताता है, वो परसेंटेज की फॉर्म में क्या होता है वो बताता है, ठीक है। आपको इस तरह जाना 14% होगा, ठीक है, या 15% होगा, ठीक है। ये परसेंटेज की फॉर्म में क्या होता है वो रिटर्न बताता है कि अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, तो वो बताते हैं कि उस प्रोजेक्ट से जो है कंपनी को कितना क्या होगा, वो रिटर्न क्या होगा वो मिलेगा किसी एक स्पेसिफाइड पीरियड में, ठीक हो गया।
तो आपने उसको याद रखना है। ये आपका डिफिनेशन है, ठीक है। ये आपसे डायरेक्ट MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा डिस्टून, फिर आपके पास आप अगला जो MCQs है वो ये है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट MCQs है, इज़ द रेट एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये मैं पार्ट फर्स्ट में इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ठीक है। नहीं देखा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। मैंने पूरा इसके ऊपर डिटेल लेक्चर दे दिया है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट बिकम्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो 0 है, ठीक है ना। इंटरनल रेट क्या होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, वो क्या होती है, वो 0 होती है, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, उसको आपने याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है सुनो, अब सवाल ऐसे MCQ आ सकते हैं कि कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली 2 किस्म के जो है ना डियर स्टूडेंट मेथड जो है ना वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। अब ये कौन सी कंडीशन है, ठीक है ना। ये क्या वो कहता है कि इफ़ कैश फ्लोज आर कांस्टेंट आर सेम फ्राम ईयर टू ईयर देन वी विल यूज़ एन्युटी मेथड टू कैलकुलेट IRR, ठीक है। मिसाल के तौर पर कंपनी ने क्या किया है, ये मैं आपको टाइम प्लान बनाता हूँ, ठीक है। टाइम प्लान कंपनी ने क्या है किया, इसने बिल्कुल जो है ना साल के स्टार्ट में क्या किया, इसने कोई जो है ना 5 लाख की जो है ना इसने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है ना। अब जो है ना इसने जो है ना पहले साल, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर इसने क्या किया, इसने जो है ना वो क्या किया है, 50,000 रुपये जो है ना उसने कमा लिए हैं, ठीक है ना। सिमिलरली क्या होगा, दूसरे ईयर में क्या किया, इसने 50,000 रुपये जो है ना वो कमा लिए हैं, और तीसरे ईयर में क्या किया, इसने 50,000 रुपया क्या किया, वो कमा लिए हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, अगर कोई फर्म जो है ना वो सेम जो है ना क्या होता है, वो क्या होते हैं, इफ़ कैश फ्लोज आ, ये क्या है, कैश फ्लोज है, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, वो अगर कैश फ्लो सेम है हर ईयर, ठीक है ना, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, हम अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इस सूरत में मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे, एन्युटी मेथड को क्या किया जाएगा, उनको यूज़ किया जाएगा ताकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट किया जा सके। एन्युटी मेथड क्या है, वो हमारे इस जो है ना इसमें स्कोप से बाहर है, ठीक है ना, क्योंकि हमने MCQs के लिहाज से उसको तैयार करना है, ठीक है ना। और हम जो है ना वो कोई मैनेजमेंट साइंसेस का वो कोई MCQ सॉल्व नहीं करना, ठीक है। बस आपने उसको याद रखना है कि जब आपका कैश फ्लो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, सेम होगा, ठीक है ना, हर साल, तो वो क्या होगा, एन्युटी मेथड यूज़ किया जाएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा डियर स्टूडेंट, दूसरा MCQ ये है, वो कहते हैं कि इफ़ कैश फ्लोज आर डिफरेंट आर नॉट कांस्टेंट, यहाँ पर क्या था, वो कांस्टेंट था, ठीक है ना यहाँ पर, लेकिन अगर वो क्या वो डिफरेंट हो, कांस्टेंट ना हो, देन वी विल यूज़ अ ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ किया जाएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। मैं इस तरह फिर टाइम लाइन बनाता हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा कि 5 लाख मैंने यहाँ पर क्या किया, इन्वेस्टमेंट किए हैं, ये मेरी इनिशियल T0 इसको मैं कहता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं T1 कहता हूँ या ईयर 1, ठीक है ना। तो उसी में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा कि 40,000 मैंने इसमें से कमाए हैं, ठीक है ना। फिर जो है ना तीसरे साल या T2 इसको कहता हूँ, ठीक है, इसमें से मैंने 50,000 रुपये कमाए हैं, ठीक है ना। तीसरे साल मैंने क्या किया, इसमें से मैंने क्या किया, 60,000 रुपये जो है ना वो कमाए हैं, ठीक है ना। इस तरह जो है ना वो चौथे साल T4 यहाँ पर मैंने क्या किया, 70,000 रुपये जो है ना वो कमाए। तो देखो आपके पास जो कैश फ्लोज है, ठीक है ना, ये कैश फ्लो क्या है, ये डिफरेंट है, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, ठीक है। ये मैं एक्सपेक्टेड जो मेरे क्या इनफ्लोज है, ठीक है ना। तो अगर वो डिफरेंट है, ठीक है ना, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, अगर मेरे पास कैश फ्लो डिफरेंट है तो फिर मैं क्या करूँगा, वो कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या करूँगा, मैं IR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ करूँगा ताकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कर सकूँ, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है, ये स्कोप से जो है वो बाहर है, ठीक है ना। आपसे जो है MCQs क्लास से आपने जो है उसको याद रखना है, ठीक है। और ठीक हो गया, बस ये आपकी MCQs क्लास से जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा डेशन, फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ दोबारा रिपीट हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इसको जो है ना इसको हर्डल रेट भी कहा जाता है, HURDLE, ठीक है ना, हर्डल रेट भी कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, डे स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर आपने बैंक से कोई इंटरेस्ट, कंपनी ने कोई इंटरेस्ट लिए हैं, ठीक है, वो प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो क्या है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कंपनी ने कोई शेयर्स जो है वो इशू किए हैं, तो शेयर्स के ऊपर क्या दिया जाता है, शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है, उनको डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है ना। जो शेयर्स किसी ने शेयर होल्डर ने ख़रीदे होते हैं, तो कंपनी क्या करती है, उसके बदले उनको जो वो देते हैं, उनको कहा जाता है, उनको डिविडेंड जो है ना वो देते हैं, ठीक है। या किसी कंपनी ने क्या किए, कोई बॉन्ड क्या करे उसको इशू किया, इसके ऊपर क्या होता है, उनको इंटरेस्ट क्या करता है, वो कंपनी उसको देनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो वो क्या है, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो उसको अपने जहन में रखिएगा। अब इसके अलावा एक और आ जाती है कि एक होती है म्यूचुअल, ठीक है ना,
फिर मैं इसके साथ रिलेट करता हूँ, ठीक है ना। ये पहले इनको समझ गया, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है ना। म्यूचुअली जो है ना वो क्या होता है, डिपेंडेंट, ठीक है ना। एक म्यूचुअली डिपेंडेंट प्रोजेक्ट होती है, ठीक है ना। म्यूचुअली डिपेंडेंट प्रोजेक्ट वो होती है, मिसाल के तौर पर कंपनी के पास बड़े बड़े कम जो है ना वो रिसोर्सेज है, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में क्या होती है, कंपनीज क्या होती है, वो चॉइसेस की तरफ जाती है। यानी क्या होती है, इसने दो में से किसी एक को जो है ना वो सेलेक्ट करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास चॉइसेस बड़ी, रिसोर्सेज बड़ी लिमिटेड होती है, ठीक है ना। तो मिसाल तो मैं इस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि म्यूचुअली डिपेंडेंट प्रोजेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, ठीक है, तो कंपनी ने क्या होती है, इसमें से किसी एक प्रोजेक्ट को क्या होता है उसने सेलेक्ट करना होता है। इनके पास क्या होती है, चॉइस होती है। अगर उसने प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट कर लिया उसका मतलब ये है वो बी को उसको रिजेक्ट कर देगा। इसने बी को सेलेक्ट कर दिया उसका मतलब ये है कि उसने बी ए को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसने दो में से एक को क्या होता है वो सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। इसके पास जो है ना वो चॉइसेस इसने इसमें उसमें डिसीजन मेकिंग करना होती है, किसी एक को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना आपको बता दिया, इनको बाकायदा कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब ये दो क्या है, दो एक प्रोजेक्ट है, ए है और बी है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर इसकी जो है ना सी कॉस्ट ऑफ कैपिटल COC मैंने लिख दिया ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मिसाल के तौर पर उनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है, वो 10% है, ठीक है ना। और इनकी क्या है, वो क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, वो 10% है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है मैंने यहाँ पर जो है ना वो समझा दिया है, ठीक है। और कंपनी ने क्या किया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या किया, उसमें से इसने कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया, उसका 14% आया है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और प्रोजेक्ट बी है उनका आया है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% आया है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है या प्रोजेक्ट है, ठीक है। यानी किसी एक को कंपनी ने क्या होगा वो सेलेक्ट करना होगा प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब ये देखो मैं कौन सा सेलेक्ट करूँगा, देखो पहले मैं तो देखूंगा कि ये मुझे देखो ये मुझे कॉस्ट पड़ रही है जो कि मुझे रिटर्न इतना मिल रहा है, 14% मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो इसका मतलब ये तो ठीक है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये मेरे पास कॉस्ट इतनी पड़ रही है और जब मेरा रिटर्न मैं कितना इससे जनरेट कर रहा हूँ 15%, इसका मतलब ये तो गुड, तो ठीक है, ठीक है ना। लेकिन अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में मैंने कहा है कि इसमें से आपने एक को सिलेक्ट करना होता है, तो जिसका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसका ज़्यादा है, ठीक है ना, जिनका आयर ज़्यादा है, कंपनी क्या करेगी, उनको क्या करेगी, उनको एक्सेप्ट करेगी, ठीक है ना, उनको क्या करेगी, उनको एक्सेप्ट करेगी, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, उनका जो है ना कॉस्ट जो उनका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम इनके साथ कंपेयर करें तो इनमें इनका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 14% है और उसमें क्या है 15%। तो कंपनी क्या करेगी, इसको क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी जिनका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है वो ज़्यादा है बनस्पत प्रोजेक्ट ए के, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट हो गया तो उसका मतलब ये प्रोजेक्ट बी ए क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या हो गया, वो प्रोजेक्ट है। और मैंने ये कॉन्सेप्ट को जो है ना वहाँ पर यूज़ किया कि कंपनी कैसे जो है ना वो सिलेक्शन कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सिलेक्शन की क्राइटेरिया, आपको NPV को देखना पड़ेगा, आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को देखना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने सिंप्लीफाई करके जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो बता दी है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में जो है ना वो पूछें कि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है और उसका एक का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो ज़्यादा है दूसरे से, तो फिर कंपनी को कौन सा जो है ना वो प्रोजेक्ट जो है ना एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। MCQs में अगर पूछा जाए तो अपने का जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है, दोनों के कंपैरिजन में जिनका ज़्यादा है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर एक एक्सेप्ट हो गया तो उसका मतलब दूसरा क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, एक इंडिपेंडेंट जो आपके पास प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं फिर यहीं पे एग्जांपल लेता हूँ, ए है बी है, ठीक है ना, कंपनी ने जो है ना वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इसका कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर इसका कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पर बता दिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल COC, ठीक है ना, उनकी क्या है, उनकी जो है ना वो 15% है, ठीक है ना, यहाँ पर भी उनकी क्या है 15% है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। और फिर क्या होगा, इनका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, इनका क्या आया है, उनका 20% आया है, ठीक है ना, और इनका क्या आ गया, वो 21% आ गया, ठीक है। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, कंपनी के पास अच्छे खासे रिसोर्सेज है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, चूँकि ये इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है दोनों केस में, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, दोनों को प्रोजेक्ट को क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है ना, दोनों प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है ना।
ये क्या है, एक दोनों प्रोजेक्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। जबकि इस केस में क्या है, म्यूचुअली डिपेंडेंट प्रोजेक्ट में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर एक एक्सेप्ट होगा तो दूसरा क्या होगा, वो रिजेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। जबकि इस केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर कंपनी ने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, कंपनी के पास अच्छे खासे रिसोर्सेज है, तो वो क्या करेगा, वो दोनों प्रोजेक्ट को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट है, ठीक हो गया। हाँ, अगर एक केस और है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्या है, इसमें कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है, ठीक है ना, वो 15% है, ठीक है ना, यहाँ पर भी 15%, हम वही एग्जांपल चलाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कि इसका जो कंपनी ने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 14% आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आ रहा है, वो भी क्या आ रहा है, 14% आ रहा है, ठीक है, या 13% आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, ठीक है। इसका मतलब ये कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि इनको रिटर्न जो है ना, उसका कॉस्ट ज़्यादा, इसका रिटर्न कम है, ठीक है ना। ये भी क्या है, बी केस में क्या है, इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 14 है और जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, 15 है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, बोथ प्रोजेक्ट क्या होगा, बोथ ऑफ द प्रोजेक्ट्स, बोथ ऑफ प्रोजेक्ट विल बी रिजेक्टेड, ठीक है ना। उसको क्या किया जाएगा, विल बी, उनको रिजेक्ट कंपनी क्या करेगा, वो कर लेगा, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा, आप देखते हैं कि दोनों क्या करेगा, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक हो गया। तो उनको आपने उसको जहन में जो है वो रखना है, और इनसे आपसे क्या होगा, वो एमसीक्यू आ सकेंगे, ठीक है। एक म्यूचुअली डिपेंडेंट प्रोजेक्ट और ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, उनको देखना होता है। म्यूचुअली डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स में जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या वो ज़्यादा हो, ठीक है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसका ज़्यादा हो, इसके अलावा क्या हो, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा ही नहीं है, फिर तो हम जो है ना वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर फिर हम जा ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट फिर वो नहीं है, ठीक है ना, प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। तो जिस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है और क्या सार इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में जिनका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है उनकी तरफ जाना वो जाना चाहिए, ठीक है, उनमें से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होगा, वो समझ आ गया होगा। आप पेपर में जैसे आ गए तो आप इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए आप जाने इंशाल्लाह आप एमसीक्यूज़ को आपको कोई इशू जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर हम एक और एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो क्या होगा, वो कहते हैं कि इस सूरत में क्या होगा, जिनका एमपी क्या होगा वो बेटर होगा, उनको क्या किया जाएगा, उन प्रोजेक्ट को क्या होगा वो सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डेट प्रोजेक्ट विल बी द प्रोजेक्ट विल बेटर एनपी विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है ना, या इस तरह कुछ एमसीक्यूज जो है ना वो बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं आपको जो है ना वो बता देता हूँ, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट ए है, ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट क्या है, वो बी है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, इसका एनपीवी आ रहा है, ठीक है ना, ये मैं सपोज कर रहा हूँ, इसका एनपीवी क्या आ रहा है, इनका एनपीवी 2000, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर 2000 क्या है, वो डॉलर जो है ना वो आ रहा है। मैंने कहा कि एनपीवी क्या होता है, हमेशा एब्सोल्यूट अमाउंट में कैलकुलेट की जाती है, ठीक है ना। जबकि एक प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, वहाँ पर क्या है, उनका जो एमपी है वो क्या, वो 1000 क्या रहा है, वो 1000 जो है ना वो आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट ए का एनपी क्या रहा है, वो 2000 रुपये इसका ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, बी से। जब इसका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, अब इसको देखो, इसका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या आ रहा है, वो 14% आ रहा है, ठीक है, जबकि इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% आ रहा है। तो ये क्या आ गया, वो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ गई। कैसे आ गई, क्योंकि अगर हम एनपीवी के मुताबिक जाएँ तो फिर हमें इस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए, लेकिन अगर हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की तरफ के हवाले से देखें फिर तो इनका ज़्यादा है, फिर तो हम इनके साथ फिर जाना चाहिए। फिर ये क्या हो गया, वो अब कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ गई है, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में वो कहते हैं कि ऐसी सूरत में क्या होगा, आपने क्या करना है कि द प्रोजेक्ट विद बेटर एनपीवी शुड बी सेलेक्टेड, ठीक है ना, शुड बी सेलेक्टेड। तो क्या होगा, अब मुझे बताओ कि इसके में से एनपीवी किसका ज़्यादा है, ये 2000 रुपीज़ डॉलर है, ठीक है, सॉरी $2000 है। तो अब कंपनी क्या होगा, इस प्रोजेक्ट को क्या होगा, उनको क्या करेगा, उनको सेलेक्ट जो है ना वो क्या उनको कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपने इसको जहन में क्या होगा वो रखना है, ठीक हो गया। और फिर जिस तरह मैंने पहले बताया पार्ट नंबर फर्स्ट में, तो आपका चाहे वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो या नेट प्रेजेंट वैल्यू हो, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसका यहाँ पर यूज़ होता है डिस्काउंटेड, ठीक है ना। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है ना।
इसको DCP का डिस्काउंटेड कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है कि आपके जो फ्यूचर कैश फ्लोज है देखिए उनको आप क्या कहते हैं उनको डिस्काउंट बैक करते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने पार्ट फर्स्ट में ये समझाया था, ठीक है, आप नहीं देखा तो वहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर कैश फ्लो है उनको क्या उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है उनको मालूम की जाती है, किसकी वजह से क्या किसके थ्रू उनको डिस्काउंट बैक किया जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है उनके थ्रू क्या होता है उनको डिस्काउंट बैक किया जाता है, यानी जो फ्यूचर कैश फ्लोज है, ठीक है ना, उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है उनकी मालूम की जाती है। वो वीडियो देख ही लीजिएगा पीछे, ठीक है, जो मैंने कवर किए हैं पार्ट नंबर फर्स्ट में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका जो है ना वो क्या है वो MCQs जो है ना वो है, ठीक हो गया। और जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक से सिर्फ इन दोनों में क्या होता है उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डेट्स आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। मैंने जो IR का कॉन्सेप्ट है मैंने मुख्तसर से जो है वो समझा दिया है, ठीक है ना। इंशाल्लाह आपके लिए MCQs के लिए ये जो है काफ़ी इनफ है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो कोई लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बेल आइकन को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ इसकी नोटिफिकेशन क्या वो आपको जो है वो आया करे, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं उसका इंशाल्लाह वो आंसर दूँगा, ठीक है। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।